हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, हम लोग अपना चैप्टर शुरू कर चुके हैं एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसका बच्चा हमने अपना एक लेक्चर कवर कर लिया था, जहां हमने सीखा था मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आज हम चलेंगे बच्चा इसके टूल्स देखने के लिए। हम पढ़ेंगे इसके टूल्स, मतलब किस डिफरेंट टूल्स के थ्रू हम अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं, और साथ ही क्या उसकी लिमिटेशंस है, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हुए क्या क्या लिमिटेशंस आपको फेस करनी पड़ सकती है। हम इन दोनों कंसेप्ट को आज अपना कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चा अपने टूल्स। टूल्स मीन्स बेसिकली वो सारे मेथड्स जिसके थ्रू हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे। अब यहाँ पे बच्चा देखो 5 मेथड्स है। फर्स्ट वन इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, सेकंड वन इज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, थर्ड वन इज ट्रेंड एनालिसिस, फोर्थ वन इज रेशियो एनालिसिस एंड फिफ्थ वन इज कैश फ्लो एनालिसिस। ठीक है, ये पांचों टूल्स हमारे सिलेबस में गिवन है बच्चा। हम इन पांचों को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। जो फर्स्ट 3 हैं वो तीनों हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। जो बाकी के लास्ट दोनों हैं, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो आपको पता ही होगा, आपके सिलेबस में पूरा एक चैप्टर है जहां हम उनको प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। रेशियो एनालिसिस जो आपका अकाउंटिंग रेशियो वाला चैप्टर है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट वही जो आपका कैश फ्लो एनालिसिस रहेगा। डन। तो चलिए अब इन पांचों को एक बार देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट वन आ जाता है बच्चा हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कौन सी स्टेटमेंट्स आ गई हमारी? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। तो चलिए देखते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। देखिए, स्टेटमेंट्स शोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। अलग अलग टाइम मीन्स जैसे आपने लिया यहाँ पे 2021, यहाँ पे ले लिया हमने 2022, तो डिफरेंट टाइम पीरियड्स हो गए ना। 2 टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंगली हमने कंपेयर किया। ठीक है, फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम इन कंपैरेटिव फॉर्म। इसका जो फॉर्मेट है बच्चों, आज हम नॉर्मल पढ़ेंगे। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स है और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स है, वो हमारे इसी वाले चैप्टर में प्रॉपर प्रैक्टिकल के थ्रू उसका जो फॉर्मेट रहेगा हम आगे पढ़ेंगे। आज हम जस्ट इन पांचों टूल्स को थ्योरी बेस में पढ़ने वाले हैं। Done in a comparative form to give an idea about the position of 2 or more periods। मीन्स जब आप 2 अलग अलग टाइम पीरियड की स्टेटमेंट, आपने एक कंपनी की स्टेटमेंट ले ली, मैं कह रही हूँ ABC कंपनी थी, ठीक है, उसकी हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना था। तो हमने अपना जो करंट ईयर में कह रही हूँ 22 चल रहा है वो ले लिया, 21 जो उसका लास्ट ईयर चल रहा है वो ले लिया। ठीक है, प्रीवियस ईयर ले लिया, और एक आपने अपना करंट ईयर की जो पोजीशन थी वो ले ली। दोनों को आपने कंपैरिजन किया। लास्ट ईयर इतनी करंट एसिड्स थी, इस साल इतनी करंट एसिड्स है। लास्ट ईयर इतनी फिक्स्ड एसिड्स थी, इस साल इतनी फिक्स्ड एसिड्स है। लास्ट ईयर इतने डेटर्स थे, इस साल इतने डेटर्स है। तो दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा ना हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर हमें ये देखना है जो डेटर्स है उससे हमारी कलेक्शन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो हम लास्ट ईयर की डेटर्स रेशियो, इस साल की डेटर्स रेशियो, उनकी कलेक्शन वगैरह को पढ़ लेंगे, एनालाइज कर लेंगे दोनों साल की, और कंपैरिजन कर लेंगे लास्ट ईयर में हमने अच्छा परफॉर्म किया या इस साल हमने अच्छा परफॉर्म किया। तो जो भी कंपैरिजन निकल के आएगा उसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है बिजनेस में, हमें अपनी डेटर्स पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, हमें अपनी कलेक्शन पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, तो हम उस अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे, अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बेसिकली 2 साल का मतलब आपको कंपैरिजन बता देगी अलग अलग टाइम पीरियड पे। ठीक है, देखिए, द फिनेंशियल डाटा विल बी कंपैरेटिव ओनली। ये बेसिक सी चीज़ है, आपको पता ही होगी वैसे तो, फिर भी यहाँ लिखी हुई है। द फिनेंशियल डाटा विल बी कंपैरेटिव ओनली व्हेन सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग दीज अकाउंट्स। जब आपने सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ किया, मीन्स कंसिस्टेंसी थी। मैं कह रही 2021 में तो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ कर लिया एज ए डेप्रिसिएशन में, यहाँ पे अपने रिटर्न डाउन मेथड यूज़ करा। जब आपने दोनों मेथड्स को चेंज कर दिया साल बदलते ही, तो बेसिकली जब एसेट्स की वैल्यू आएगी वो चेंज होएगी ड्यू टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। आपने उसी तरीके से कॉस्ट को जो कॉस्ट कह रही हूँ, स्टॉक को जो प्राइस करना था, कॉस्टिंग देखनी थी उसकी, उसका मेथड चेंज कर दिया। तो जब आप दोनों साल का कंपैरिजन करोगे, आपने अपनी पॉलिसीज बदल दी ना, आपने अलग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली बनाया,
तो आप लास्ट ईयर से कंपैरिजन कैसे कर पाओगे जब आपने सेम चीज़ कंसिस्टेंसी थी ही नहीं। तो बच्चे ये उस टाइम पे ही यूज़फुल होगा जब आप जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कन्वेंशंस वगैरह है उनको सेम रखोगे, डिफरेंट सालों में डिफरेंट यूज़ नहीं करोगे। हम जिस साल के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उसी साल में वही वाली पॉलिसी होनी चाहिए। और इनकेस अगर आपको चेंज करनी भी पड़ जाए, आपने किस लिए चेंज की होगी, ताकि आप अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपनी पोजीशन को बेटर देख सके या फिर कुछ बेटर ही होने वाला होगा। तो अगर हम चेंज करते भी हैं तो हमें उसका इफ़ेक्ट भी अपनी स्टेटमेंट्स में डालना चाहिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली ही फिर कंपैरिजन कर पाएँ। डन। देखिए, कंपैरेटिव फिगर्स इंडिकेट द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फिनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। जो कंपैरेटिव फिगर्स आएगी जब आपने दोनों साल की फिगर ले ली और फिर उनका जो चेंज आया, जब आपने देखा ना क्या चेंज आया, तो वो हमें ट्रेंड इंडिकेट कर देगी भी हमारी फिनेंशियल पोजीशन बेटर है या नहीं है, कैसी है, हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, सारी चीज़ों को वो इंडिकेट कर देगी। डन। हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को एक और नाम से बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजेंटल एनालिसिस। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, तो उसको क्या बोल देते हैं बच्चे, हॉरिजेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हम 2 सालों का डाटा, फिनेंशियल डाटा एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं और उसके बेस पे, ताकि हम डिसीजन अपना ले सकें। डन। अभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को हम फुल्ली अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसका फॉर्मेट जो पूरा हमारा गिवन है हमारे सिलेबस में, वो हम पढ़ेंगे। डन। आज हमें सिर्फ जाना था व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, वो मैंने आपको बता दिया। डन। अब अपनी नेक्स्ट टूल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टूल है बच्चा हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। जिस तरीके से आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स है, सेम उसी तरीके से हमारी है बच्चा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अब दोनों में फ़र्क क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, इंडिकेट द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट with a common item by expressing each item as a percentage of that common item। यहाँ पे बच्चा हम 2 साल का कंपेयर करते हैं, बट कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के टाइम पे हम एक ही साल लेंगे। मैं कह रही हूँ जो मेरा साल चल रहा है 2025, तो मैंने 2025 मतलब जो हमारा फिनेंशियल ईयर था 2024 to 5, मैं सिर्फ उसकी फिगर्स को लूँगी और पिछले साल की किसी फिगर को नहीं लूँगी, और उसकी किसी भी एक फिगर को हम कॉमन बेस लेके चलेंगे और फिर उस साल की सारी चीज़ें हम उसके कंपैरिजन में देखेंगे कितनी परसेंटेज पे रही, कितने पे नहीं रही। जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जो होती है बच्चे, वो बैलेंस शीट भी बनेगी हमारी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मीन्स हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बना के देखते हैं और हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते हैं। सेम उसी तरीके से हम कॉमन साइज में भी दोनों फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को करते हैं। तो मैं यहीं पे बता देती हूँ, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम पे हम जो हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है बच्चा, उसको हम अपनी कॉमन आइटम ले लेते हैं, और जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसमें हम अपना जो टोटल एसेट्स हो जाती है वो एक कॉमन बेस ले लेते हैं। टोटल एसेट्स या लायबिलिटीज़ मतलब उनका टोटल तो सेम ही होता है। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का हम कॉमन बेस लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, और बैलेंस शीट में लेंगे टोटल एसेट्स या फिर टोटल लायबिलिटीज़ का। तो जब हम उस पूरे साल की जितनी भी आइटम्स, लाइक अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो हम उसकी जितनी भी आइटम है बच्चा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कंपेयर करेंगे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने मान लिया 100% है, तो उसके वो 100 ही रहेगा क्योंकि वो कॉमन बेस बन गया, और उसके बेस पे हम सारी आइटम, एम्प्लॉयमेंट, बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिनांस कॉस्ट, खाली आपका टोटल रिवेन्यू कितना रहा, अदर इनकम कितनी रही, सबकी परसेंटेज हम इसके बेस पे निकालेंगे। सेम उसी तरीके से बैलेंस शीट में हम करेंगे, टोटल एसिड्स ले ली हमने, इतनी है 100 है 100%। अब बाकी करंट एसिड्स कितनी है, स्टॉक कितना है, इन्वेंट्रीज कितनी है, आपकी मशीनरी कितनी है, उस टोटल एसिड के बेस पे हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया बच्चा, कॉमन साइज में एक सिंगल ईयर को कंपेयर किया, उसकी सारी आइटम्स एक कॉमन बेस के थ्रू। लेकिन कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हम एक साल के साथ उसको कंपेयर करते हैं।
डन। देखिए सेकेंड है द परसेंटेज कैलकुलेटेड कैन बी इजीली कंपेयर्ड विद द रिजल्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस ईयर और सम ऑफ अदर फर्म्स। जो भी हमने अपनी परसेंटेज निकाली, मैं कह रही हूँ जब मैंने 2024-5 की परसेंटेज निकाली, जो मेरे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस थे वो 25% आई थी। ठीक है, अब मैंने देख लिया लास्ट ईयर, जो मैंने लास्ट ईयर की भी बना ली सेम उसी तरीके से, भाई लास्ट ईयर ये मेरे 30% थे, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ ना कि भाई 23 में तो मेरे 30% थे, लेकिन जब 24 वाला फिनेंशियल ईयर जब मैंने बनाया तो इसमें 25% आ गए, तो मैंने देख लिया ना कि वो डिक्रीज हो गई, वो बेटर पोजीशन रहे। तो आप इस तरीके से अपनी ही फर्म वो परसेंटेज को आप कंपेयर कर सकते हो लास्ट ईयर के परसेंटेज के साथ या फिर किसी और फर्म के साथ भी। मैं कह रही हूँ हमारी कंपनी थी ABC, एक कंपनी XYZ थी, आपको कंपैरिजन करना था उसके एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या, तो आपने उसकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे उसका निकाला एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस और कंपेयर कर लिया कि हमारी पोजीशन उनकी पोजीशन में कहाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं, कितना डिफरेंस है। डन। देखिए नेक्स्ट है सच स्टेटमेंट्स अलाउ एन एनालिस्ट टू कंपेयर द ऑपरेटिंग एंड फिनेंशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू कंपनीज ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द सेम इंडस्ट्री। हम मतलब अलग अलग साइज भी है इंडस्ट्री का, तो भी उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। क्यों? अगर हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख है, किसी और कंपनी का 1 करोड़ है, तो परसेंटेज तो उसी के अकॉर्डिंगली चलेगी ना। तो इस तरीके से कंपैरिजन करने में इतनी दिक्कत नहीं आती है कॉमन साइज स्टेटमेंट के टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो परसेंटेज के फॉर्म है। अगर उनका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 करोड़ है तो उनके जो और एक्सपेंसेस होंगे वो भी उसके बेस पे होंगे, और अगर हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख है तो हमारे जो और एक्सपेंसेस है वो उसके बेस पे रहेंगे, तो परसेंटेज तो वही रहेगी अपनी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पे। डन। तो इस तरीके से कंपैरिजन करना इज ईजी अगर डिफरेंट साइज भी है, जबकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यूजफुल इन इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन, वही आप अपनी ही फर्म से कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, और किसी और फर्म के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, ऑल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। याद रखना, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का एक और क्या नाम है, वर्टिकल एनालिसिस, जबकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का क्या नाम था, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। डन। तो ये हमारी 2 स्टेटमेंट्स थी, इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम अपने इस वाले चैप्टर में प्रॉपर प्रैक्टिकल फॉर्मेट के थ्रू बना के क्वेश्चन करके देखेंगे। डन। अब आ जाते हैं अपने थर्ड टूल पे। थर्ड टूल है बच्चा हमारा ट्रेंड एनालिसिस। कौन सा है हमारा, ट्रेंड एनालिसिस। देखिए आपने कॉमन साइज सीख लिया, आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट सीख ली। ट्रेंड को अगर आप नॉर्मल वर्डिंग्स में अपनी लेते हो, ट्रेंड बेसिकली क्या शो करेगा, क्या ट्रेंड चल रहा है, मीन्स आज के टाइम पे क्या चीज़ें चल रही हैं। ट्रेंड एक जो पीछे से चलती हुई चीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंगली आप देखते हैं। तो बच्चे यहाँ पे बेसिकली ट्रेंड आपको बताएगा पिछले 4-5 साल जो भी आपने लिए, 2 से ऊपर जितने भी ईयर्स हमने लिए, कि भाई अब हमारी ट्रेंड क्या चल रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, वो उस तरीके से रहेगा हमारा ट्रेंड। जैसे फॉलो ये करा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस तरीके से हमें अपनी चीज़ें पता चलती है जब हम ट्रेंड एनालिसिस को यूज़ करते हैं, इस टूल को यूज़ करते हैं। तो इस टूल को बेसिकली जब आप 2 से ज़्यादा ईयर की कंपैरिजन करेंगे तब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि तभी वो एक अच्छा ट्रेंड बता पाएगा। तो देखिए ये क्या होता है, देखिए स्टडी द ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ओवर ए सीरीज ऑफ ईयर। जब 2 साल का कंपैरिजन करना तो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट यूज़ कर लेते, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चा, 2 से ज़्यादा सालों का यूज़ कर लेंगे ताकि हमें अपना ट्रेंड पता चल सके। अब मैंने क्या करा, 21 की पोजीशन लिख ली अपनी, 22 की लिख ली, 23 ईयर की लिख ली, 24 की लिख ली और 25 की लिख ली। अब इन 5 सालों का मैंने प्रॉपर लिख लिया सारा डाटा कंपेयर करने के लिए। मैं कह रही हूँ मेरे को रिवेन्यू कंपेयर करना था। यहाँ पे 1 लाख था, यहाँ पे 1.5 था, यहाँ पे दोबारा से 1.25 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे आपका 3 हो गया। तो जब आप ये ट्रेंड आप वैसे खुद से देखोगे तो आपको क्या ट्रेंड निकल रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड ही हो रहा है ना हमारा। कौन सा ट्रेंड जा रहा है बच्चा, हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड जा रहा है। और जब आप इस ट्रेंड को फिर क्या करना है, आपको यहीं से एनालाइज करना है कि हमारी पोजीशन बेटर है या बेकार है। अब आपको समझ आ रहा है ना, हमारी पोजीशन बेटर है, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था बट फिर से हमने उसमें मेहनत की और हमारा इंक्रीज हो गया। तो ट्रेंड एनालिसिस बेसिकली आपको ट्रेंड बताता है। तो हम इसमें क्या करते हैं बच्चा, एक ईयर को जो हमारा बेस ईयर जिसको हम बोल देते हैं, उसकी सारी आइटम को 100 मान लेंगे, ठीक है, और उसके बेस पे फिर हम बाकी सारे ईयर्स की कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है।
अब इसका 1,00,000 हो गया 100, तो आपको उसके बेस पे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। उस साल को बेस ईयर माना, उसकी सारी चीज़ें 100, और जो भी कंपैरिजन करना है, जैसे रिवेन्यू का करना था रिवेन्यू को 100 माना, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस का करना है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को 100 मान लिया। उस तरीके से हम सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उस साल की सारी आइटम को क्या लेंगे 100, और उसके बेस पे कंपैरिजन करके हम ट्रेंड देख सकते हैं ना कि हमारा ट्रेंड अच्छा जा रहा है या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड जा रहा है। एक्सपेंसेस के केस में डिक्रीजिंग ट्रेंड अच्छा है, लेकिन रिवेन्यू के केस में अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने ट्रेंड को देख सकते हैं कि हमारा बेटर इंक्रीजिंग ट्रेंड है डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक है, तो देखिए यूजिंग द प्रीवियस ईयर डाटा ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज ट्रेंड एनालिसिस कैन बी डन टू ऑब्जर्व द परसेंटेज चेंजेस ओवर टाइम इन द सेलेक्टेड डाटा। वही बोल रहे हैं हम परसेंटेज के बेस पर, इसको 100% माना तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 200% हो गया, ये 300% हो गया। तो इस बेस पे हमें पता चल गया ना हमारा रिवेन्यू बढ़ता जा रहा है, तो इस तरीके से वो आपको बता देता है। The trend percentage is the percentage relationship in which each item of different years bear to the same item in the base year। वही बेस ईयर आपको लेना है एक, उसकी सारी चीज़ों को 100 मानना है और उसके बेस पे हमें कंपैरिजन करना है। उसके बेस पे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारी जो कंपनी है, जो उसका ट्रेंड बन रहा है चीज़ों का, वो बेटर है या बेकार है। डन। तो ये था बच्चा हमारा ट्रेंड एनालिसिस। तीनों ही क्या, बाकी सारे ही टूल्स में जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बस हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो कंपनी की चेंज ना हो, और इन केस अगर वो चेंज हुई है तो उससे क्या इफेक्ट हमारा पड़ा है वो हमें अपने फुटनोट्स वगैरह में लिख देना चाहिए, जिससे आपका कंपैरिजन हेल्पफुल रहेगा। डन। नेक्स्ट टूल देख लेते हैं बच्चा। नेक्स्ट टूल है बच्चा हमारा, हमने ये तीनों तो पढ़ लिए, अब हमारे दो बच गए, रेशियो एंड कैश फ्लो। ये मैंने आपको बताया कि आपका पूरा चैप्टर है, यहाँ पे बस हम हल्का सा गो थ्रू कर लेते हैं। रेशियो एनालिसिस में आप क्या करेंगे बच्चा, दो फिगर्स को कंपेयर करेंगे। लाइक अगर आपको करंट रेशियो पता करनी है, लिक्विडिटी पोजीशन पता करनी है, सॉल्वेंसी पोजीशन पता करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पता करनी है, तो आप उनसे रिलेटेड कोई भी दो आइटम्स लेंगे जिनका उनका कंपैरिजन बनेगा, और उन दोनों की रेशियो निकाल के आप पता लगा लेंगे आपकी क्या लिक्विडिटी पोजीशन है, क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या आपकी सॉल्वेंसी है, क्या आपकी एक्टिविटी रेशियो है। इस तरीके से आप दो फिगर्स को, मैथमेटिकल फिगर्स जो होंगी हमारी, जैसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख, उनको कंपैरिजन करोगे और उनसे डाटा निकालोगे। आपने में से मैंने बताया कि अगर आपको करंट रेशियो निकालनी है, जो कि होती है आपकी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, तो आप क्या करेंगे, करंट एसेट लेंगे, करंट लायबिलिटीज़ लेंगे। आपने बता दिया भाई ये हमारी इतनी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर की रेशियो के साथ या फिर किसी और कंपनी की रेशियो के साथ भी अपनी रेशियोज़ को कंपैरिजन करके पता लगा सकते हैं कि हमारे क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं, या हमारी पोजीशन हम कहाँ स्टैंड करते हैं इंडस्ट्री में। तो इस तरीके से रेशियो एनालिसिस बच्चे बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा, जो पूरा आपको पूरी रेशियोज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे पता चल जाता है। यहाँ पे जैसे मैं बताना था, रेशियो एनालिसिस भी एक टूल है जिससे हम अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो कई बार हम बैलेंस शीट का डाटा लेके कंपेयर कर सकते हैं, तो कई बार खाली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, या फिर कई बार एक आइटम वहाँ से लेनी है और एक आइटम वहाँ से लेनी है। तो इस तरीके से हम अपने डाटा को कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो बच्चा रेशियो से बेसिकली वही आपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया दो आइटम के बीच में, और फिर उसके बेस पे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं लास्ट ईयर और फर्म्स के साथ। नेक्स्ट लास्ट वन है बच्चा हमारा कैश फ्लो एनालिसिस, जो मैंने बताया उसका भी अलग चैप्टर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा। तो बेसिकली कैश फ्लो एनालिसिस क्या करता है, कैश का फ्लो देखते हैं। कैश का फ्लो मतलब आपकी फर्म में कहाँ से पैसा आया, कहाँ आपने पैसा लगाया, तो वो जो भी इनफ्लो हुआ, पैसे का आना बेसिकली इनफ्लो, पैसे का जाना बेसिकली कैश आउटफ्लो। तो उस इनफ्लो और आउटफ्लो को कंपेयर करता है कि कितना हमें इनफ्लो हुआ, कितना हमें आउटफ्लो हुआ। उसके बेस पे हमने अपना नेट फ्लो निकाले कि भी हमें इनफ्लो हुआ लास्ट में या आउटफ्लो हुआ। बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है एक कंपनी में, तो सारी ट्रांजेक्शन्स को एनालिसिस करके उसका नेट फिगर जो हमारा निकला, भाई अब हमें लास्ट में इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, हमारे कैश का कैसा फ्लो रहा, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स में कैसा फ्लो रहा,
मतलब अलग अलग तरीके से जो जो ट्रांजेक्शन्स होती है हमारी, इन्वेस्ट कहाँ किया, कहाँ पैसा लगाया, किसको पैसे दिए, कितने पैसे डूबे, उस तरीके से हम सारी ट्रांजेक्शन में जहाँ कैश हो जाता है, जहाँ पे पैसों का लेना देना होता है, नॉन कैश एक्टिविटीज़ हम नहीं इंक्लूड करते हैं, ओनली कैश एक्टिविटीज़ को हम इसमें इंक्लूड करके देखते हैं भाई हमारा कहाँ पैसा गया और कहाँ से हमें पैसा आया, और एट लास्ट हम कैश पोजीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इस बेस पे हम अपनी कैश एक्टिविटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं भाई हमारी जो कैश फ्लो पोजीशन है वो बेटर है या नहीं है। इसका भी मैंने बताया पूरा चैप्टर है जहाँ हम इसको डिटेल में बनाना सीखेंगे और पढ़ेंगे इसको। डन। तो ये पांचों टूल्स है बच्चा जिसके थ्रू हम अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं लिमिटेशंस जो हमारी रहेंगी। लिमिटेशंस जो हैं बच्चा हमारी वो क्या रहेंगी। अब जैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस थी उसी तरीके से एनालिसिस की भी कुछ लिमिटेशंस है बच्चा। फर्स्टली तो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशन थी वो ऑटोमेटिकली इसकी लिमिटेशन बनी जाएंगी। क्यों? क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस हम फिनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे ही तो करेंगे। वहाँ पे आपने किस पे रिकॉर्ड करा सारे टर्म्स को, पास्ट इवेंट्स पे, तो यहाँ पे भी आपकी पास्ट फिगर्स के बेस पे ही एनालिसिस निकल गया, क्योंकि करंट पिक्चर कोई ऐसे फ्यूचर डिपिक्ट तो करने से रहे आप, यहाँ पे भी फ्यूचर फिगर्स थोड़ी थी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो जब वहाँ पास्ट रिकॉर्ड्स है तो यहाँ भी उसी के बेस पे डाटा निकलेगा। वहाँ पे जो आपने पॉलिसीज अडॉप्ट की थी, जो कन्वेंशंस अडॉप्ट किए थे, यहाँ पे भी उसी बेस पे कंपैरिजन निकल के आएगा। तो उस तरीके से जैसे उसकी लिमिटेशन थी सेम इसकी भी लिमिटेशंस है। देखिए फर्स्ट वन है डज नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस। सेम है बच्चा, ये आपका प्राइस में कोई चेंज आता है वही जैसे एसेट्स का जो हम एग्जांपल ले लेते हैं बार बार कि जो एसेट्स है अगर वो 1 अप्रैल को ये करती थी और 31 मार्च को आज के करंट टाइम पे जो अगला साल आ गया उसमें उसकी कुछ और वैल्यू है, बट हम उसको कंसीडर नहीं करते बिकॉज हमारा हिस्टोरिकल प्रिंसिपल कहता है उसको कॉस्ट पे ही करना है। जो आपने उसको कॉस्ट पे डाला हुआ है फिनेंशियल स्टेटमेंट में तो कंपैरिजन करते हुए भी तो आप कॉस्ट वाली ही वैल्यू लेंगे ना। तो इस तरीके से बच्चा ये आपके प्राइस लेवल चेंजेस को नहीं देखती है, उनको कंसीडर नहीं करती है। भाई आज के टाइम पे और 1 साल पहले जो आपकी चीज़ें थी उनमें चेंजेस आए होंगे, उनके मार्केट प्राइस करंट प्राइस बदले होंगे नहीं, हम उनको अपनी कॉस्ट प्राइस पे ही रखते हैं। तो वो उसकी एक लिमिटेशन बन जाती है। सेकेंड वन है बच्चा मे बी मिसलीडिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड बाय ए फर्म। कई बार जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरी फर्म के साथ या अपने ही प्रीवियस ईयर डाटा के साथ और हमने नहीं देखा कि हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रोसीजर को चेंज किया था और हमने उसके बेस पे एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन कर लिया और डिसीजन ले लिया और जबकि वो गलत साबित हुआ बाद में, तो बच्चा वो मिसलीड भी आपको कर सकती है अगर आपने चेंजेस जो हुए हैं पॉलिसीज वगैरह में, प्रोसीजर वगैरह में, उनको नहीं नोटिस किया, उनके बेस पे आपने ट्रेंड को नहीं देखा है, अपनी कंपैरिजन करते हुए जो वो चेंजेस हुए थे उनको कंसीडर नहीं किया है, तो वो आपको मिसलीड भी कर सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इसलिए बोलता है जो कंसिस्टेंसी है वो होनी चाहिए प्रिंसिपल्स में, कन्वेंशंस वगैरह यूज करते हुए, मेथड्स को फॉलो करते हुए। और अगर इनकेस हम चेंज कर रहे हैं अपनी फर्म के लिए बेटर के लिए, अपनी कंपनी की बेटरमेंट के लिए, तो हमें उस चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ा है हमारी स्टेटमेंट्स में उसको भी कंसीडर करना चाहिए। डन। देन इट्स जस्ट ए स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ ए कंपनी। वो तो ऑब्वियसली बात है भाई, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है तो हम उसी को स्टडी कर देते हैं, नथिंग एल्स। हम इसके बेस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं, बट एक कंपनी की एक रिपोर्ट ही होती है जो हमें उस कंपनी के बारे में बताती है। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्ट्स आर इग्नोर्ड। सेम है बच्चा, यहाँ पे भी आप अपनी कंपनी की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मॉनेटरी वो तो कंपेयर कर ली, बट जो नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन थी जब वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड ही नहीं होती तो हम उसको कंपैरिजन नहीं कर पाते। जैसे हमने पहले भी बताया था, आपका लेबर के साथ कैसा रिलेशन है, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है, ठीक है, उस चीज़ को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन है, वो वाले एक्सपेक्ट्स हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए इग्नोर किए जाते हैं। तो सेम जब आप कंपैरिजन करेंगे तो उनका भी कोई कंपैरिजन नहीं हो पाता, बिकॉज वो आपके मनी के फॉर्म में आप उसको मेजर नहीं कर सकते। डन। देन डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट पोजीशन। वही है, आज के टाइम पे हमारी एसेट्स की वैल्यू या हमारी जो बाकी चीज़ें थी उनकी वैल्यू बदल चुकी है, मार्केट प्राइस अलग है, कॉस्ट प्राइस अलग था। तो जब हमने कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे कंपैरिजन कर लिया तो वो करंट पोजीशन हमें कैसे बता देगी। सेम वही है, जब वो प्राइस लेवल चेंजेस को इंक्लूड ही नहीं करते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फिर कंपैरिजन करते हुए, तो वो हमें आज के टाइम पे करंट पोजीशन नहीं बताएगी। जो भी डाटा था जब वो पास्ट बेसिस पे था वो हमें पास्ट पोजीशन
पोजीशन ही हमारी बताएगी, ना कि करंट पोजीशन। बट स्टिल फिर भी हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके डिफरेंट ईयर्स का, खासकर जब आप 3-4 सालों को डाटा को कंपेयर करेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कंपनी बेटर है या नहीं है, और उसके बेस पे फिर डिसीजन ले सकते हैं। और जो पार्टीज है जिसको जिस बेस पे डाटा चाहिए, जो हमने पढ़ाई था, लैंडर्स है, इन्वेस्टर्स है, उनको जो भी डाटा चाहिए वो उस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं और डाटा को निकाल के एनालाइज करके उसके बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो ये है बच्चा हमारे लिमिटेशंस ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस। जिस तरीके से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस थी, उसी सेम तरीके से हमारी एनालिसिस की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस जो आपको घर से करने हैं। वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे बच्चा, ये बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, पूरा चैप्टर बहुत ही ईजी है हमारा ये, ठीक है। इनको हम डिस्कस करेंगे अपने कल वाले लेक्चर में। आप देख लेते हैं जो कल हमने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे उनके क्या आंसर थे बच्चा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर इज इंटरेस्टेड इन नोइंग बोरिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ एनालिसिस। पैसे बोरोइंग कैपेसिटी में कौन होगा, जिनको पैसा देना तो कौन रहेगा बच्चा? ऑप्शन नंबर बी, बैंकर्स एंड लैंडर्स। देन क्वेश्चन नंबर 2 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सा इसमें से एनालिसिस का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो टू जज एफिशिएंसी एंड एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। डी हमारा वो कोई एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को नहीं जज करता, वो एक फर्म की एफिशिएंसी को देखा जाता है, ना कि एम्प्लॉयज़ की। तो करेक्ट ऑप्शन था बच्चा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ये था बच्चा हमारा आज का लेक्चर। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस चैप्टर को कल, जहां हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। हम देखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती है, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपैरेटिव हमारी बैलेंस शीट। हम दोनों को बना के उसके फॉर्मेट के थ्रू, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू उसको करके देखेंगे। तो मिलेंगे बच्चा अपने कल वाले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।